नमस्कार। अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगा लिया वो दूर हो गया। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं समाज की, बात करते हैं देश की, बात करते हैं आपके शहर की, बात करते हैं आपके इलाके की। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की, सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना की गति बढ़ती जा रही है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी पारी ने कहर बरपा रखा है। दिल्ली में मौतें हो रही हैं लगातार। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में एक चिकित्सक सहित 8 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से आज मौत हो गई। इस खबर की वजह से पूरी दिल्ली में कोहराम मचा है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर कैसे हो गई मौत 8 लोगों की, ऑक्सीजन की कैसे हो गई कमी? इस पर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जितने कोटे का ऑक्सीजन मिलना चाहिए उन्हें वह नहीं मिल पा रहा है। 771 टन उन्हें ऑक्सीजन मिलना चाहिए, दिल्ली का कोटा है, लेकिन उनके कोटे से अधिक कम ऑक्सीजन उन्हें दिया जा रहा है। महज 312 टन ऑक्सीजन उन्हें प्राप्त हुए हैं, दिल्ली को प्राप्त हुए हैं। इस तरह की दलील दी जा रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बहरहाल इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और इसी तरह से और भी कई जगहों से, दिल्ली के मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक लोगों की मौतें हो रही हैं और संक्रमित भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। फैसला आने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। कल यानी 2 मई को मतगणना का काम होना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं और कल मतगणना होना है। मतगणना के बाद तय हो पाएगा कि किस राज्य में किसकी सत्ता बनेगी, कौन सत्तासीन होगा और कौन सत्ता से उतरेगा। अगर बात बंगाल की करें तो बंगाल को लेकर जो अभी तक एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके मुताबिक कुछ एग्जिट पोल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाया जा रहा है। कुछ एग्जिट पोल की तरफ से जो चीजें आ रही हैं सामने, जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को बढ़त दिखाया जा रहा है और कुछ एग्जिट पोल के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सत्ता में वापस आएंगी ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से सत्तासीन होगी। बहरहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा, चंद घंटों के बाद ही ये तय हो पाएगा कि कौन सत्ता में आएगा और किसकी सरकार कहां बनेगी। आपको बता दूं कि आसनसोल में मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। आज मतगणना केंद्रों तक पहुंचने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। आसनसोल के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान, इस ट्रेनिंग शिविर के दौरान लोगों को ट्रेनिंग दी गई और इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव खास तौर से मौजूद थे। बहुत सारे लोग आज की ट्रेनिंग में एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। इसके लिए अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जिन लोगों ने सही मानों में कोई कारण दिखाकर यहां तक नहीं आ पाए या आज की ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो पाए, कारण ठोस होगा तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन बगैर ठोस कारण के यहां नहीं पहुंचने वाले कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। তো এটা কিভাবে কি হবে বিশেষ কিছু? এটা হচ্ছে কাউন্টিং টেবিল, আপনার হচ্ছে পোস্টাল ব্যালট, ভিভিপ্যাট কাউন্টিং, এগুলোকে নিয়েই ওনাদেরকে বোঝানো হচ্ছে এবং আগামীকালের জন্য আসার জন্য এটাই বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। ये कितने सर इन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए तकरीबन हमारे काउंटिंग टेबल्स जो होती हैं उसमें हमारे जो पर्सनल हैं मतलब तकरीबन हर टेबल पे 3 लोग होते हैं, उसके साथ एक ग्रुप डी एम्प्लॉय होता है। तो हर टेबल पे जो लोग काउंटिंग करते हैं बेसिकली उनकी ट्रेनिंग चल रही है। आज तकरीबन रफली बोलूँ तो 1500 लोग हमारे पूरे जिले में 2 सेंटर है हमारे, उनमें काउंटिंग में सहयोग करेंगे। तो आज उनकी ट्रेनिंग चल रही है और 2 सेंटर्स में चल रही है कोविड विधि को मानते हुए, एक आसनसोल में, एक दुर्गापुर। सर ये बताया जा रहा है कि टीचर लोग भी वो ट्रेनिंग में मतलब नहीं आ रहे हैं, इसके लिए कुछ नहीं। देखिए ट्रेनिंग में तो पहली पुराना जो हमारा सिलेक्शन था वो हो गया है, अभी ये काउंटिंग की ट्रेनिंग है। अगर किसी की कोई जेन्युइन समस्या है हम उसको एग्जेम्पशन देते हैं, कोविड रिलेटेड समस्या हो सकती है या अगर जेन्युइन कोई भी पारिवारिक समस्या है हम उसको एग्जेम्पशन देते हैं। अगर देखा जाए कि नहीं कोई सही कारण नहीं है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन मैं बोलूँगा कि हमको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग हमारे पास हैं।
कोरोना का कहर तेज गति से बरप रहा है लोगों पर। देश भर से जो खबरें आ रही हैं बेहद भयावह है, बेहद खतरनाक है। बिहार के पूर्व सांसद और सिवान के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। इसे लेकर एक संशय भी बना हुआ था। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के पोस्ट आने शुरू हो गए थे, लेकिन एक संशय था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हुई है या नहीं। आखिरकार तिहाड़ जेल के डीजी ने इसकी पुष्टि कर दी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित थे वह। 21 तारीख को उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज उनका चल रहा था। इलाज के दौरान ही मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई, इस बात की पुष्टि कर दी गई। और इसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले लोग पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं लगातार। और अब यह तय हो गया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो चुकी है। आपको बता दूं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था बिहार में जिन्हें बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता था, और सिवान से वह सांसद भी थे और राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। आखिरकार कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनकी मौत हो गई। वह सजा काट रहे थे तिहाड़ जेल में, इसी दौरान उनकी मौत हो गई। अभी हमने आपको बताया कि बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई और दिल्ली के तिहाड़ जेल ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इसके बाद हम बात करेंगे मजदूर दिवस की। आज 1 मई है। 1 मई को पूरे देश में मजदूर दिवस मनाया जाता है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बहुत ही छोटे स्तर पर आज कई तरह के कार्यक्रम किए गए। देश के कई हिस्सों से हमारे पास जानकारी आ रही है। हम आपको लिए चलेंगे आसनसोल। आसनसोल में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मजदूर दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्थो मुखर्जी से हमारे संवाददाता ने बात की। पार्थो मुखर्जी ने कहा कि आज मजदूरों का दिन है। 1 मई को मजदूरों को हक मिला था और उनके हक की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूर अगर नहीं रहें तो देश विकास कभी नहीं कर सकता। इसीलिए मजदूरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और यही वजह है कि वाम फ्रंट की जो पार्टियां हैं वो हमेशा मजदूरों को तवज्जो देती रही हैं। বিজয় বার্তা নিয়ে হাজির হওয়ার দিন, কিন্তু জানেন যে আন্তর্জাতিক স্তরে এবং আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণী এক শোচনীয় অবস্থার মধ্যে চলেছে। গত বছরেও 1 মে আমরা এমনই এক কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেই দেশীয় জনগণের যারা দুর্বলতর অংশ তারা সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছেন। 1 মে এই দিনটির তাৎপর্য এবং শ্রমিক শ্রেণীর আমাদের অগ্রগতির বার্তা নিয়ে আমাদের পথ চলা শুরু। মনে রাখতে হবে যে আগামীকাল আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এবং যে কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক না কেন শ্রমিক শ্রেণী তার স্বার্থ, তার লড়াই, তার রাজনৈতিক দিক থেকে তার লক্ষ্য পূরণের প্রচেষ্টা থেকে এক মুহূর্ত সে বিস্তৃত হবে না। बंगाल में कोरोना के तांडव को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने आनन फानन में एक फैसला लेते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी। छोटा लॉकडाउन कह सकते हैं इसे। और ये तय किया गया, ऐलान किया गया कि बंगाल के विभिन्न हिस्सों में सुबह 7 से 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, प्रतिष्ठान खुले रहेंगे, ऑफिसेज खुले रहेंगे और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक दुकानें और प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। और इस बीच तमाम प्रतिष्ठान, तमाम दुकानें, तमाम चीजें बंद रहेंगी। इमरजेंसी से जुड़ी हुई चीजें ही मिलेंगी आपको। दवा की दुकान खुली रहेगी और पेट्रोल पंप खुला रहेगा और भी जो जरूरी चीजें हैं उसे छोड़कर सारी चीजें, सारी दुकानें बंद रहेंगी। और इसे लेकर आसनसोल में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। आसनसोल के सब्जी बाजार का मुआयना किया। आप देख सकते हैं कि सब्जी बाजार में लोग आम तौर पर यहां लोग सब्जी लेने पहुंचते हैं। मुख्य बाजार इलाका है ये और आज भी लोग पहुंचे, लेकिन आज भीड़ भाड़ काफी थी। सरकारी नियमों की यहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे पर कोई भी मास्क नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम ही मत लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे संवाददाता ने यहां कुछ लोगों से सवाल भी किए और उनसे यह जाना कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है, तो उनका जवाब क्या है आप देखिए। তো আপনি গামছা লাগিয়েছেন কেন? মাস্ক লাগাইলে পরে শ্বাস নিঃশ্বাসের কষ্ট বেশি হয়েছে, গামছা লাগাইলে পরে সত্যি ভালো থাকে। আচ্ছা,
এখন আপনি তো কিছু লাগাননি এখন, এখন তো আপনি এমনি বসেছিলেন। সাংবাদিক রাখি ভাই আপনারা কোথায় থাকে? কথা বলছিল তো মাস্ক পরে তো কথা বলা যায়। এই যে এই যে কোথাও পকেটে রাখার জন্য ওটা? এখনই হ্যাঁ, খাবার খেলাম, একটা বিস্কুট খেলাম না ওই জন্য এখনই বিস্কুট খেলাম। खोल के रखिए किस लिए? अभी खोल के रखिए। जरूरी नहीं है भैया, जरूरी नहीं है तो पहन नहीं रहे। अब काफी देर से बैठे हुए लड़के। है तो मास्क नहीं मिल रहा है क्या बाजार में? गामछा बांध के रखता है। मैंने डर नहीं है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सीताकुंड से हमारे पास खबर आ रही है। सीताकुंड में चावल के एक व्यापारी हैं शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के साथ उनके ही एक रिश्तेदार ने धोखाधड़ी की। एक व्यक्ति हैं सिराजुल, उनके साथ मिलकर 15 लाख रुपए का गबन किया और गबन करने के बाद फरार हो गए। आखिरकार पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, मामला दर्ज कराया गया। बारुईपुर पुलिस ने बहुत ही जल्दबाजी में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है और 3 लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बता दूं कि रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं, 14.5 लाख के करीब रुपए बरामद कर लिए गए हैं और 3 लोगों की तलाश में लगी है पुलिस। बारुईपुर पुलिस बहुत जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। যার নাম হচ্ছে শেখ নাসিরউদ্দিন জমাদার। তিনি লকডাউন নোটবন্দি হবে এই ভয় দেখিয়ে বলেন যে তোমার যে 500 এবং 100 টাকার যে সঞ্চিত অর্থ রয়েছে 15 লক্ষ টাকা, সেটা তুমি একটি লোক আছে যে 2000 টাকার নোট তোমাকে দেবে, তুমি এটা এক্সচেঞ্জ করিয়ে নাও, কারণ কিছুদিনের মধ্যে নোটবন্দি হবে। তো সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যায় এবং সেই মেশোর কথা মতো একটি টিম আসে, দুজনে তারা টাকা নিয়ে আসে, বলে যে এই টাকাটা তোমার সাথে এক্সচেঞ্জ করবো, এরকম কথা চলছিল। বাড়ি হোটেলের যে কথা চলার মধ্যে একটি মারুতি ভ্যান আসে। সেই মারুতি ভ্যান করে 5 জন অপরিচিত ব্যক্তি নেমে তারা নিজেদেরকে লালবাজারের পুলিশ বলে পরিচয় দেয় এবং বলে এই সমস্ত টাকা পেয়ে নিয়েছে, এই টাকা আমাদের কাছে দাও, নইলে ওদের আইনগত সমস্যা হবে বলে এক প্রকার প্রায় জোর করে সেই 15 লক্ষ টাকা তারা ছিনিয়ে নেয়। ছিনিয়ে নিয়ে ওই মারুতি গাড়ি করে চক্কর দেয়। এরপর আমরা বিভিন্ন সূত্র ধরে সন্ধান শুরু করি এবং পরপর একের পর আমাদের হাতে আসামিরা আসতে থাকে। প্রথমে নাসিরউদ্দিন, তারপরে সিরাজুল ইত্যাদি, এবং তারপরে তাদের সূত্র ধরে আরো 5 জনকে আমরা ধরি। বাড়িতে বেশ কিছু জায়গা থেকে এদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পারি এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা বেশ কিছু টাকাও সিজার করেছি। বর্তমানে 5 জন আমাদের এখানে পুলিশ কাস্টডিতে আছে এবং তারা অলরেডি টিআই প্যারেডে শনাক্ত হয়েছে। এই কেসের সঙ্গে কতজন যুক্ত আছে স্যার? টোটাল এখন অব্দি আমরা 8 জনকে ধরেছি, 8 জনই ছিলেন। স্যার নামগুলো বলাই হবে? নামগুলো আছে, আমি ডিটেলস পরে দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা নাসিরউদ্দিন দিয়ে শুরু হয়েছিল, সিরাজুল আছে, তারপরে আরো 5টি নাম আমি বলে দিচ্ছি এখানে। রাজু দত্ত, রঞ্জিত দাস, প্রশান্ত সালুমকে, বিক্রমাদিত্য ঘোষ, এরা আছে। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত আছে কেউ? না, এর সাথে কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নেই, এটা নিতান্তই একটা ক্রাইম এগেইনস্ট প্রপার্টি। স্যার এর আগে এদের নামে আরো কেস ছিল কি এই ধরনের? এই যে সিরাজুল বলে যে ব্যক্তির নাম বললাম, সেই সিরাজুলই হচ্ছে এই ঘটনার মেন কনস্পিরেটর। তার আগেও এর আগে কাটিং, ডাবলিং ইত্যাদি কেসগুলো আছে, চিটিং এর কেস আছে। সিরাজুল বৃন্দাখালী লোক, বাড়িপুরে। সিরাজুলই মেনলি প্রোগ্রামটা প্ল্যানটা হ্যাচ করে এবং সে যে সুজাউদ্দিন যার চালের দোকান, তার মেশোকে সে হাত করে এবং মেশোকে প্রথমে বলে এইভাবে টাকা বদলে দিতে হবে, তার তুমি কমিশন পাবে। তো মেশো সেই কথায় প্রথমে রাজি হয়ে যায় এবং তারপরে মেশোর মাধ্যমে সে ঘটনা ক্লোজ করে। সিরাজুল কলকাতার দিক থেকে তারা আরো 5 জনকে নিয়ে আসে। এই ঘটনা যারা
লালবাজারের পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচয় দিয়েছিল। মিশু কি অ্যারেস্ট হয়েছে? হ্যাঁ, মিশু অ্যারেস্ট হয়েছে। আর বাকিরা সব কি বাড়িপুরের বাসিন্দা সব? হ্যাঁ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কিছু বাড়িপুর যেমন বৃন্দাখালী সিরাজুল আছে, আর এছাড়া কলকাতা থেকেও আছে, মানিকতলার লোক আছে, কলকাতার 24 পরগনার লোক আছে। মূল পান্ডা কে জানেন? মূল পান্ডা এক অর্থে বলতে গেলে সিরাজুলের নাম বলা যায়, আর বাকি যারা আছে তারা তাকে সাহায্য করেছে, তাদের মাধ্যমে সে কাহিনী করেছে। कोरोना महामारी को देखते हुए रानीगंज पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आपको बता दूं कि बंगाल सरकार ने यहां छोटा लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। सुबह 7 से 10 तक और शाम को 3 से 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। इसे लेकर भी पुलिस की तरफ से लगातार जागरूक किया जा रहा है यहां के लोगों को। और इसके साथ ही रानीगंज से संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया गया। এবং বিকাল 3টা থেকে 5টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ওষুধের দোকান, মুদিখানার দোকান খোলা থাকবে। জনসাধারণের প্রতি আবেদন, আপনারা অত্যাবশ্যক প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোবেন না এবং অযথা ঘোরাফেরা করবেন না। বাড়ির বাইরে মারণ রোগ কোভিড-19 এর প্রভাব থেকে বাঁচতে একে অপরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। ধর্ম के हो, किसी राजनीति के हो, সবাইকে একযোগে এই রোগের মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। আতঙ্কিত হবেন না, আতঙ্ক ছড়াবেন না, সাবধান থাকুন, সতর্ক থাকুন, মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার করুন। আমাদের রেড ভলেন্টিয়ার টিমের আহ্বান, একসাথে সবাই মিলে আমরা এই করোনাকে মোকাবিলা করি, প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যেসব সরকারিগতভাবে নিয়ম নির্দেশ জারি করা হয়েছে তা আমরা সর্বদা মেনে চলি, এই করোনাকে পরাস্ত করি। মাস্ক পরি, স্যানিটাইজার ব্যবহার করি। লড়াই রোগীর বিরুদ্ধে নয়, রোগীর বিরুদ্ধে আছে। সবাই মিলে সাধ্য মতন আমাদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के नेता विष्णुदेव नोनिया ने एक प्रेस मीट का आयोजन किया और इस प्रेस मीट के दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि आज मई दिवस है, 1 मई का दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है और श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए बड़ा दिन है। आज के ही दिन मजदूरों को उनका हक मिला था। उन्होंने कहा कि कोयला श्रमिक की तरफ से जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, विकट परिस्थितियों में भी कोयला श्रमिक लगातार काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बार बार कोयला श्रमिकों को धन्यवाद दिया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। महान मई दिवस बोलिए, हम लोग तो मजदूर दिवस बोलते हैं। सैकड़ों साल पहले मजदूरों ने आज के दिन अपना खून से जो है मजदूरों की झंडा बनाया था। उस टाइम मजदूरों को झंडा एक ही था, लाल, और अमेरिका के शिकागो शहर से शुरू हुआ था। आज के दिन ही तय हुआ था पूरी दुनिया में मजदूर 8 घंटा काम करेगा, बाद बाकी जो है अपना काम के बाद जो है अपना दिन दुनिया करेगा, रोजगार करेगा, बाल बच्चे के साथ रहेगा, आराम करेगा। आज के दिन हुआ था, इसीलिए मजदूर जो है आज के दिन मजदूर दिवस बोले चाहे मई दिवस के रूप में पालन करते हैं। ताज महान मजदूर दिवस के अवसर पर खास तौर से हम कोयला खदान के श्रमिक को बधाई देते हैं जे आज देश इस संकट की घड़ी में गुजरने के बावजूद भी अपनी जान की बाजी लगाकर कोयला उत्पादन करके देश को ईंधन दे रहा है। बहुत दुख के साथ हमें आज स्टेटमेंट ये देना पड़ रहा है कि भारत सरकार की कोई मंत्री या कोई सरकार के अधिकारी की ओर से एक बार कोयला खदान के मजदूरों को बधाई नहीं दी गई मजदूर दिवस के अवसर पर। इसलिए कि आज जितने भी आप क्राइसिस देख रहे हैं, ऑक्सीजन की क्राइसिस देख रहे हैं, मेडिसिन की क्राइसिस देख रहे हैं, इंजेक्शन की क्राइसिस देख रहे हैं, तमाम क्राइसिस आप जान रहे हैं, तमाम क्राइसिस आप जान रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है, बहुत कुछ हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी क्राइसिस हो सकता है, अगर कोयला खदान के मजदूर कोरोना काल में भी यदि अपने प्राण की बाजी लगाकर यदि काम ना करे तो देश की सारी बत्तियां जो है बुझ जाएगी। जितना भी मेडिसिन, जितना भी ऑक्सीजन वगैरह, जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी जरूरी सामान है।
कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए बंगाल में छोटा लॉकडाउन लगाया गया है। छोटे लॉकडाउन की घोषणा की गई है और इसी क्रम में बांकुड़ा से हमारे पास खबर आ रही है। बांकुड़ा में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम लगातार चलाया जा रहा है। जो लोग सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी लोगों को दी जा रही है। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से यहाँ पुलिस के लोग लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने में। इस मौके पर इंदास क्षेत्र की वीडियो भी यहाँ मौजूद थी। मानसी भद्र और उनकी देखरेख में यहाँ इस तरह का अभियान चलाया गया। এই যে ইন্দাস ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে এবং ইন্দাস ব্লক প্রশাসনিক আধিকারিকরা এবং ইন্দাস থানার যে প্রশাসনিক আধিকারিকরা এই পদক্ষেপ নিলেন, আকুই স্কুল মোড় বাজার এবং আকুই ফাঁড়ি মোড় বাজার এবং শাসপুর বাজার এবং তৎসংলগ্ন যে এলাকায় যে প্রশাসনিকভাবে তেনারা যে মানুষকে সচেতন করলেন এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নিলেন, এর জন্য ব্লক প্রশাসনিক আধিকারিকদের এবং ইন্দাস থানার প্রশাসনিক আধিকারিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়াও যে সংবাদ মাধ্যম, যে সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরা প্রতিনিধিরা এই খবর সম্প্রচার করছেন এবং মানুষকে সচেতন করে তুলছেন, এর জন্য সেই সমস্ত সংবাদ মাধ্যমকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি চাই বা আমার এলাকার সকলকে এই সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ওনারা সচেতন করে তুলতে পারবেন, মানুষ সচেতন হবেন এবং এই যে করোনা পরিস্থিতিতে তেনারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তাদের যে এই যোদ্ধা মনোভাব, তেনারা যে নিজেদের জীবন ঝুঁকি নিয়েও আমাদেরকে এই পরিষেবা দিচ্ছেন, এর জন্য সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদিকেও ধন্যবাদ জানাই। जाते जाते हम आपको दिखाना चाहते हैं रानीगंज की कुछ खास तस्वीरें। रानीगंज में आज छोटा लॉकडाउन के कारण किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं यहाँ के छोटे व्यापारी और बाजारों में किस तरह से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। आपको इन दृश्यों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जो टाइम निर्धारित किए गए हैं बंगाल सरकार की तरफ से, सुबह 7 से 10 बजे तक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे, बाजार खुले रहेंगे और शाम को 3 से 5 बजे तक। लेकिन इन टाइमों के बाद भी, इन समय के बाद भी दुकानें खुली देखी गईं और यहां लोग खरीदारी करते नजर आए। नियम कानूनों का यहां उल्लंघन किया गया और बहुत लोगों ने यह भी कहा कि जो टाइम फिक्स किए गए हैं, जो समय का निर्धारण किया गया है बंगाल सरकार की तरफ से, वह बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातें भी की गई। टाइमिंग से प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको मार्केट खुलवाना ही है तो आप 2 घंटे खुलवाएं या 4 घंटे खुलवाएं, एक लेन में खुलवा, ताकि सारे लोगों को असुविधा न हो। हम अपना दुकान खोलने के लिए 30 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं, आने के आधे घंटे के बाद दुकान बंद करने बोला गया, हमको बंद करना हो रहा है। अगर मेरे पास टाइम होता कि हाँ 10 से 4 खोलो तो हम उतने टाइम में खोलते, 10 से 2 खोलो उतने टाइम में खोलते। सरकारी गाइडलाइंस है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। ये तो बहुत ही मतलब सुबह 7 बजे ना हम लोग दुकान आ पाएंगे ना दुकान खोल पाएंगे। 3 से 5 ये कौन सा टाइम है? दोपहर में ना मार्केट को निकलते हैं आदमी, ऐसे भी दोपहर के टाइम पे खाली होता है। अब 10 से 2 करवाते हो, ये काफ़ी था। इस टाइम से 10 से 2 या 10 से 4 का टाइमिंग होने से बेटर था। ये सारे लोगों के लिए बेटर होगा क्योंकि दूर से आने वालों के लिए, सबके लिए ये सुविधा वाला बात। क्या नाम है? दिवाकर वर्मा। বলতে চাই যে এই যে মালগুলো এরকম বলছে 10টার সময় তুলে দিতে বলছেন, তো আমাদের মালিকের মূল তুলবো কি করে, নিজেদের পেটের জোগাড় করবো কি করে? কেন একটু 2টা অবধি করলে হতো নাকি? তাড়াতাড়ি যদি দোকান তুলে দিই তাহলে আমরা হয়তো না খেতে পেয়ে মরে যাবো। যখন একটা সময় বন্ধ হচ্ছে, পুলিশ বলছে যে মাল তুলুন বাগান গুছান, তাহলে আমরা না ছেলে পুলে ঘরে আছে না খেতে পেয়ে মরে যাবে। করোনাতেই মরছে, আবার আমরা না খেতে পেয়ে মরে যাবো যে এরকম করে যদি করে সবাই। আমরা চাইছি যে 10টায় করছিল সেটা 2টো করলে খুব ভালো হতো না? এত তাড়াতাড়ি যদি মাল তুলে দিই তাহলে কি করবো? সব জিনিসটা আমাদের গরিব মানুষ, কিনে খাওয়া মানুষ, আমাদের কোনো কিছু সাহায্য পাচ্ছি না কোনো দিকের থেকে। তাহলে কচি বাচ্চা আছে, তাদেরকে কি খাওয়াবো, কি জোগাড় করবো? কোথাও সাহায্য পাচ্ছি না কিছু। আমরা কেউ কিছু দিচ্ছেও না আমাদেরকে, যে না রিক্সাওয়ালা সবজিওয়ালা মানুষ কিনে বিচে খায় ওরা, আমাদের কোনো চাষের নয় আর নাই। আমার উমা হাসদা।
इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि कल फैसले की घड़ी है। कल मतगणना होना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और किन राज्यों में किसकी सत्ता बनेगी ये कल ही तय हो पाएगा। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखा रहे हैं और कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से टीएमसी की बढ़त दिखाया जा रहा है। आखिर किसकी सरकार बनेगी ये फिलहाल कल ही तय हो पाएगा। एग्जिट पोल में यह भी दिखाया जा रहा है कि जो छोटी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, आईएसएफ है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है और भी जो पार्टीज हैं उनकी हालत बेहद खराब है। वैसी की पार्टी को भी एक भी सीट यहां नहीं हासिल हो पाएगा बंगाल में। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन बहरहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कल का। मतगणना के बाद ही यह तय हो पाएगा कि किसकी शय होगी और कौन खाएगा मात। नमस्कार।